नमस्कार, मैं हूं मिलिंद खांडेकर और आप देख रहे हैं साप्ताहिक सभा का विशेषांक। ये विशेषांक बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर है, जो कि अगले महीने होने जा रहा है। 6 नवंबर और 11 नवंबर को मतदान होगा और वोटों की गिनती 14 नवंबर को होगी। उस दिन हमें पता चलेगा कि बिहार में किसकी सरकार बन रही है। तो इस चुनाव को लेकर एक नया सर्वे आया है वोट वाइब का। उसके फाउंडर और पॉलिटिकल एनालिस्ट अमिताभ तिवारी हमारे साथ इस बातचीत के लिए जुड़ रहे हैं। अमिताभ, आपका जो सर्वे आया है, हम बिंदुवार उस पर चर्चा करेंगे, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर मैं डेसिबल को हटा दूं उसमें से, तो आप कह रहे हैं कि कांटे की टक्कर है। करीब 1.6% का लीड है एनडीए के पास में, और अगर मैं उसको डेसिमल में कह दूं, हटा दूं उसको, तो 40% पर महागठबंधन को वोट मिल रहा है और 41% वोट मिल रहा है लगभग एनडीए को। तो ये 1 से 1.5% का फासला जो है, ये देखकर क्या लगता है कि चुनावों के परिणाम में, मतलब किस तरह से, क्या ये 1 या 1.5% का जो एडवांटेज है एनडीए के पास, ये उसको बहुमत दिलाने के लिए पर्याप्त है, या नतीजा उलट भी सकता है? देखिए, अगर चुनाव आज हो जाते हैं तो ये 1 से 1.5% मेजोरिटी क्रॉस करने के लिए एनफ है, क्योंकि पिछली बार तो हमने देखा था कि 0.1% से भी कम की का डिफरेंस था और उसमें भी एनडीए को मेजोरिटी मिली थी। एनडीए खास करके बीजेपी का वोट शेयर टू सीट शेयर कन्वर्जन हमने देखा है कि हिस्टोरिकली ज्यादा रहता है, बिहार में भी ज्यादा रहा है। तो अगर आज चुनाव हो जाए तो 1 से 1.5% एनफ है एक सिंपल मेजोरिटी के लिए। हाँ, अब आगे कैंडिडेट्स के ऊपर सारा का सारा दारोमदार है, क्योंकि कोई एक बहुत बड़ा ओवर आर्चिंग थीम नहीं है चुनाव का। ना विपक्ष की तरफ से है, जैसे पिछली बार था बेरोजगारी। बेरोजगारी, लॉ एंड ऑर्डर, करप्शन से वो एसआईआर वोट चोरी पे मूव हुए, अब वापस फिर से ब्रेड एंड बटर इश्यूज की तरफ बात कर रहे हैं। और एनडीए भी पिछले 3 महीनों में उसने समझा है कि एंटी इनकम्बेंसी है और उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए बहुत सारे स्कीम्स की अनाउंसमेंट्स करी हैं। जनरली 5 कोहोर्ट्स होते हैं किसी भी चुनाव में: महिला, युवा, किसान, सीनियर सिटीजन और लेबर। तो लगभग इन सभी कोहोर्ट्स के लिए कुछ न कुछ स्कीम्स की अनाउंसमेंट्स हुई है, जिसका पॉजिटिव इम्पैक्ट धीरे धीरे एनडीए को देखने को मिल रहा है। तो अब ये जो वोट शेयर की बात आपने कही है कि 41.7% वोट एनडीए को मिल रहा है और 39.7% वोट मिल रहा है महागठबंधन को, लेकिन आपने जो इसमें एक फुटनोट लगाया है कि पुरुषों में महागठबंधन को 2% की बढ़त है और महिलाओं में लगभग 6% की लीड है एनडीए को। तो क्या मतलब ये जो पुरुषों की लीड है और बढ़ती है, या महिलाओं की तो अब बढ़ने की संभावना है, क्योंकि जो महिलाओं के लिए इतने सारे घोषणाएं की गई है, पैसे दिए गए, करीब 1 करोड़ 21 लाख महिलाओं को तो 10,000 रुपये खाते में चले गए। तो ये जो आप कह रहे हैं कि इसको थोड़ा समझाइए कि पुरुषों में महागठबंधन आगे हैं लेकिन महिलाओं में पीछे है। देखिए, पिछली बार भी अमूमन यही ट्रेंड था। हालांकि महिलाओं में इतनी बड़ी लीड नहीं थी, पुरुषों में बढ़त महागठबंधन को थी और महिलाओं में हिस्टोरिकली ट्रेडिशनली एनडीए को रही है। सबसे बड़ा मुद्दा अगर बेरोजगारी है, तो क्योंकि बिहार में फीमेल वर्कर पार्टिसिपेशन रेट लो है, उससे सबसे ज्यादा प्रभावित पुरुष होते हैं। और पुरुष जो है, आ, क्योंकि बेरोजगारी से ग्रस्त हैं, पलायन वही कर रहे हैं या उनको ही झेलना पड़ रहा है या वो बाहर जाकर के काम कर रहे हैं, तो पुरुषों में आप कह सकते हैं कि एंटी इनकम्बेंसी जो है वो ज्यादा है। और स्कीम्स भी कोई ऐसा कैश ट्रांसफर स्पेसिफिक पुरुषों के लिए नहीं है, जरूर युवा के लिए है। और लेबरर्स को भी 16 लाख लेबरर्स को 5,000 रुपए दिए गए हैं। तो जो गैप है वो महिलाओं में ज्यादा इसलिए है क्योंकि महिलाओं के लिए स्कीम ज्यादा है, और 10,000 रुपए का जो ये इंसेंटिव है वो महिलाओं के लिए खासकर है। और जो एक पोटेंशियल स्विच है, हमने जब पहले सर्वे किया था तो लोगों से पूछा था कि भाई अगर आपको ये पैसे मिलते हैं तो आप किसे वोट करेंगे, तो उसमें लगभग 5.8% लोगों ने कहा था कि हम स्विच कर सकते हैं एमजीबी, महागठबंधन या जनसुराज या अदर्स से एनडीए की तरफ। तो वो अभी धीरे धीरे उसका जो असर है हमको आगे देखने मिल सकता है, क्योंकि किसी महिला को अगर उसके परिवार में मिला है और अगर पुरुष आज महागठबंधन को वोट डाल रहा है, तो क्या अगले 1 महीने में इस स्कीम की वजह से उसका माइंड चेंज होता है और वो स्विच करता है वोट, या वो
महागठबंधन को ही वोट करता है। और खास करके जो मुस्लिम यादव महिलाएं हैं महागठबंधन में, जिनको भी ये राशि मिली है, क्या वो महागठबंधन को सपोर्ट करना कंटिन्यू करती हैं या वो स्विच करती हैं? ये दो फैक्टर्स जो है, पुरुषों और महिलाओं की जो लीड है, दोनों ही गठबंधनों को अभी अलग अलग कैटेगरीज में उसको डिफाइन करेगा ये अगले 1 महीने में लगभग। अब एक और आंकड़ा जो आपने अपने सर्वे में दिया है कि जुलाई से मैं जब तुलना करता हूं तो तेजस्वी यादव नंबर 1 पे तो जुलाई में भी थे एज अ मुख्यमंत्री कैंडिडेट, लेकिन तब उनकी रेटिंग थी 32% लोग चाहते थे कि वो मुख्यमंत्री बने। वो अब अक्टूबर के पहले हफ्ते में आ गया है 35%, मतलब 3% का लगभग गेन हुआ है तेजस्वी यादव को। वहीं आप देखें लगभग उतना ही नुकसान, उतना नहीं कहूँगा, लेकिन 25% पे नीतीश कुमार थे, वो अब 23% पे आ गए। उनका ग्राफ नीचे जा रहा है। अगर मैं सिर्फ ग्राफ की बात कर रहा हूँ तो तेजस्वी का ग्राफ ऊपर चढ़ रहा है, नीतीश का नीचे आ रहा है। प्रशांत किशोर का ग्राफ लगभग मैं कहूँगा वो थोड़ा बढ़ा है, लेकिन वो लगभग उसी लाइन में है। तो तेजस्वी का जब ग्राफ बढ़ रहा है तो महागठबंधन को उसका फायदा क्यों नहीं मिल रहा है? महागठबंधन को भी उसका फायदा मिल रहा है ना। महागठबंधन को भी 3% वोट शेयर की बढ़त है पिछले ट्रैकर से। हमारे 36% के आसपास थी जो महागठबंधन का वोट शेयर, 36 के आसपास, वो आज 39.7, 40 के आसपास है। क्या होता है कि जैसे ही चुनाव की घोषणा होती है या हुई, उसके बाद लोग जो हैं, कुछ लोग जो अनडिसाइडेड थे या अदर्स को वोट कर रहे थे या डिसकंटेंटेड थे दोनों ही अलायंसेस में, एनडीए और महागठबंधन, चुनाव की घोषणा के बाद दोनों ही का कोर वोट ब्लॉक कंसोलिडेट होता है कि ठीक है भाई, थोड़ी बहुत नाराजगी है, इधर ही वोट करो, नहीं तो हमारी सरकार नहीं आएगी। तो आप देखेंगे दोनों ही गठबंधनों के वोट शेयर में बढ़ोतरी हुई है, लेकिन जी। एनडीए के वोट शेयर में ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। वो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ स्कीम्स है। और सीएम रेस में हमेशा ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि तेजस्वी यादव एज एन इंडिविजुअल आगे हैं, लेकिन लड़ाई अलायंसेस की है। तो एनडीए की कंबाइंड लीडरशिप की रेटिंग महागठबंधन के कंबाइंड लीडरशिप से ज्यादा है, और सीएम के चेहरे पे सिर्फ 15% लोग ही वोट डालते हैं। तो सिर्फ यही एक वोट शेयर का डिटर्मिनेंट नहीं है। धर्म, जाति, प्राइम मिनिस्टर का चेहरा, डेवलपमेंट, विकास, बेनिफिशियरी स्टेटस, स्कीम्स, ये सब भी वोट को प्रभावित करते हैं। लगभग 85% लोगों के लिए ये सब मुद्दे भी हावी रहते हैं। तो जो प्रशांत किशोर है, क्या ऐसा लग रहा है कि ये अब जो बायपोलर चुनाव होते जा रहा है, कि मतलब दोनों का, जैसे आपने कहा कि वोट शेयर बढ़ा है महागठबंधन का भी और एनडीए का भी, लेकिन प्रशांत किशोर की पार्टी का वोट शेयर जो है मुझे थोड़ा नीचे जाता हुआ दिख रहा है। अगर जुलाई से मैं तुलना करूँ तो मामूली ही गिरावट है। तो क्या ये समझा जाए कि ये अब दो ध्रुवों की लड़ाई है, दो पोलर बायपोलर चुनाव है, और प्रशांत किशोर इसमें पीछे छूट जाएंगे, या वो अभी भी कुछ इसमें चमत्कार कर सकते हैं? देखिए, चुनाव तो बाइपोलर है, क्योंकि ट्रायंगुलर चुनाव के लिए थ्योरेटिकली अगर आप कंसेप्चुअली देखेंगे तो लगभग 15 से 20% वोट शेयर अगर पार्टी को आए तब उसको एक ट्रायंगुलर चुनाव कहते हैं। इनफैक्ट कुछ लोग उसको 20% कहते हैं वोट शेयर। तो 20% के आसपास तो किसी भी सर्वे में या ट्रैकर में एटलीस्ट वोट शेयर के मामले में प्रशांत किशोर की पार्टी नहीं पहुंची है। अब बात है कि 9%, 10%, 8%, जो भी उनका एक ट्रेंड रहा है अलग अलग सर्वेज में, हमारे में भी लगभग 9% अभी दिख रहा है, वो लार्जली एट द एक्सपेंस ऑफ अदर्स आ रहा है। क्योंकि बिहार में एक 20%, 22% अदर्स का वोट शेयर है। इंडिपेंडेंट्स का वोट शेयर हमेशा 8% से 10% रहा है। तो अदर्स के वोट शेयर को वो कंसोलिडेट कर रहे हैं, क्योंकि वो एंटी एमजीबी, एंटी एनडीए वोट है और उसको अब एक चेहरा दिख रहा है। हाँ, लेकिन वो एक स्पॉइलर का रोल जरूर अदा कर सकते हैं, जैसा पिछली बार एलजेपी ने किया था। लगभग 73 सीटों पे उसको विक्ट्री मार्जिन से ज्यादा वोट शेयर मिला था, और 40 सीटों पर एनडीए और 32 सीटों पर महागठबंधन को नुकसान पहुंचाया था। तो वो अलग अलग सीटों पे अलग अलग पार्टियों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। अब उनकी पार्टी की किस्मत लार्जली अब कैंडिडेट्स के हाथ में है। किस टाइप के कैंडिडेट्स उनको मिलते हैं, कितने बागी कद्दावर लीडर वो जेडीयू, भाजपा, आरजेडी, कांग्रेस के, उनको वो टिकट देते हैं, और उनका प्रदर्शन कैसा रहता है, लार्जली उसके ऊपर डिपेंडेंट है। वो खुद चुनाव लड़ते हैं, नहीं लड़ते, लड़ते हैं तो थोड़ा एक माहौल, और जहां से लड़ेंगे उसके आसपास के क्षेत्रों में भी
पड़ सकता है, नहीं लड़ेंगे तो डैम्पनर हो सकता है पार्टी के लिए कि भाई वो चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे हैं। तो लार्जली कैंडिडेट स्पेसिफिक अब नहीं, आज का चर्चा परफॉर्मेंस। तो ये वो चुनाव लड़ सकते हैं, 2 सीटों पे लड़ने की चर्चा है, वो कल तक हमको पता चल जाएगा। लेकिन मेरा सवाल ये है कि जैसे आपने कहा कि चिराग पासवान ने पिछली बार 72 सीटों पर आपने कहा कि उनके कैंडिडेट को जितने वोट मिले थे वो विक्ट्री मार्जिन से ज़्यादा थे। तो प्रशांत किशोर के तो चूंकि 243 सीटों पे, पूरी ही सीटों पे वो लड़ रहे हैं, तो वो किसको नुकसान पहुंचाएंगे? मतलब मुझे पता है कि इसका कोई एक जवाब नहीं है, लेकिन अब आप इसको लगातार ट्रैक कर रहे हैं, तो आपको क्या लग रहा है कि नुकसान महागठबंधन को ज़्यादा होगा या एनडीए को ज़्यादा होगा या दोनों को बराबर होगा? देखिए, लगभग आई थिंक 83 सीट्स पर विक्ट्री मार्जिन लेस देन इक्वल टू 5% है। तो वहां पर अगर जनस्वराज पार्टी को 5% वोट शेयर भी आ जाता है तो वो किसी न किसी दल का गेम बिगाड़ेगा। तो अगर हम सीट बाय सीट और इसको ना समझे, तो अगर होलिस्टिकली समझे कि प्रशांत किशोर ने डैमेज किसको किया है, तो सबसे बड़ा तो अदर्स है। दूसरा, आज भी मैं कहूंगा सबसे, उसके बाद महागठबंधन है, या तेजस्वी यादव की ब्रांड इमेज जो एक थी, जो युवाओं में एक पॉपुलैरिटी थी, उनके एजुकेशन स्टेटस को बार बार रेस करके उन्होंने उनको नुकसान पहुंचाया है। तीसरा, करप्शन एलिगेशंस को रेस करके जो मिडिल क्लास एजुकेटेड एक वोटर है भाजपा का या एनडीए का, उसको भी वो नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो सीक्वेंस में देखेंगे तो फर्स्ट अदर्स, सेकंड महागठबंधन, थर्ड एनडीए है। लेकिन सीट स्पेसिफिक कहना मुश्किल है कि इन 83 सीट्स पे या ओवरऑल 243 सीट्स पे जब तक उनके कैंडिडेट्स नहीं आ जाएंगे, किस टाइप के कैंडिडेट्स हैं, क्वालिटी ऑफ कैंडिडेट्स, कास्ट उनकी क्या है, जाति क्या है, पहले वो लड़े हैं ना लड़े हैं। हाँ, एक चीज वो कह रहे हैं बार बार कि जेडीयू की 25 सीटें नहीं आएंगी और नीतीश कुमार सीएम नहीं बनेंगे। तो उनके कैंडिडेट्स जेडीयू के खिलाफ खास करके देखने वाले रहेंगे कि वो जेडीयू को नुकसान पहुंचाने के लिए ही अब जोर लगाते हैं क्या, जैसा चिराग पासवान ने पिछली बार किया था कि सिर्फ जेडीयू के खिलाफ ही खड़े हुए थे। तो जेडीयू को नुकसान पहुंचाएंगे या नहीं, जो वो क्लेम कर रहे हैं, अब उनके कैंडिडेट्स अनाउंसमेंट जब हो तो जाएंगे। अमिताभ आंकड़े के खिलाड़ी रहे हैं, अभी भी है, तो ये कोई अंदाज़ा है अभी हमारे पास? मतलब आप बाद में तो बता ही सकते हैं कि ये जो 83 सीटें हैं, जिसमें आपने कहा कि विक्ट्री मार्जिन 5% से कम था, तो पिछली बार यहाँ किसके पास थी ये 83 सीटें? अब एग्जैक्टली तो मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन क्या होता है सर, कभी भी जो क्लोज कॉन्टेस्ट सीट्स होती हैं वो एक तरफा नहीं जाती। जैसे मान लेते हैं कि ओवरऑल सीट्स 125 और 110 है, तो एक रेशियो है, ये रेशियो लगभग बराबर ही है, 55-45 का रेशियो है। तो ये 83 सीट्स भी, अब मुझे ऑफ हैंड नहीं याद है, इसमें भी दोनों में बंटवारा लगभग बराबर होगा। और अगर आप एक एक सेकंड रुकेंगे तो मैं आपको जी बता भी दूंगा। 78 सीट्स हैं जहां जी 5% से कम का मार्जिन था। वैसे वीआईपी पिछली बार इधर ही थी, तो आप इधर ही, मतलब एनडीए में थी तो आप एनडीए में भी अगर मान लें। जी। तो अमिताभ, ये जो एक महत्वपूर्ण आंकड़ा कहना है कि 78 सीटों पर पिछली बार जो विक्ट्री मार्जिन था वो 5% था। तो अभी हम ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो 78 सीटें हैं, इनमें किस गठबंधन को कितनी सीटें मिली थी, क्योंकि अगर 5% भी वोट या उससे अधिक अगर प्रशांत किशोर को इन सीटों पर मिलता है तो वो नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसी आंकड़े की तलाश अमिताभ अभी करके हमें बता रहे हैं। 37 एनडीए के पक्ष में था। तो तो लगभग बराबर का मुकाबला है। ही होता है, मतलब किसी एक दल को क्लोज कॉन्टेस्ट में सिग्निफिकेंट विक्ट्री नहीं होती। ये हिस्टोरिकली अगर आप देखेंगे तो यही होता है। जिस तरह से ओवरऑल स्टेट का पूल डिवाइड होता है, नॉर्मली क्लोज कॉन्टेस्ट सीट्स भी उसी तरह से बढ़ते हैं। तो 37 है तो मान लेते हैं 31 अदर्स थे, 31 महागठबंधन या कुछ अन्य दल होंगे। तो कि अब 57-41 था। हाँ, तो नुकसान होगा तो वो विपक्ष को ज़्यादा होने की आशंका है, अगर वही वापस वही आंकड़ा आता है। तो ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि कुल मिला के 78 सीटें हैं, जैसा कि अमिताभ ने बताया, जहाँ विक्ट्री मार्जिन 5% से भी कम था। और अगर प्रशांत किशोर को, मान लीजिए पिछली बार जैसा ही मतदान होता है और 5% वोट अगर प्रशांत किशोर ले जाता है, तो यहाँ परिणाम बदल सकता है, लेकिन नुकसान दोनों को बराबर होने की संभावना बनी हुई है।
तो अमिताभ, मतलब आपका फाइनल टेक अवे क्या है जो आपका ये जो सर्वे आया है, इसके आधार पे आप क्या कह रहे हैं कि किसकी सरकार बन सकती है अगर आज चुनाव होते हैं तो? देखिए, इसमें एज जो है वो एनडीए को है। जो एनडीए पीछे चल रही थी 20 साल के फटीग फैक्टर या एंटी इनकम्बेंसी लीडरशिप इश्यूज, अब वो क्लियरली ये स्कीम अनाउंसमेंट्स की वजह से उसने जो है वो रिकवरी कर ली है। दूसरी बात ये कि जो महागठबंधन पहले ब्रेड एंड बटर इश्यूज पे फोकस कर रहा था, कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा फोकस एसआईआर वोट चोरी पे उन्होंने जो पिछले 2 महीनों में किया, उसका फ्लोटिंग वोटर पे इम्पैक्ट नहीं हुआ। उस पे जो जी। स्विंग वोटर्स का पे इम्पैक्ट है वो नहीं दिखा। उनके कोर वोट बेस पे ही उसका इम्पैक्ट दिखा, जिसकी वजह से वो ऐड ऑन नहीं कर रहा है कुछ खास वोट। धन्यवाद अमिताभ इस बातचीत के लिए। तो अमिताभ ने जो एक बात कही है वो और भी दूसरे भी सर्वे में मट्रीज के भी निकल के आ रही है कि ये जो वोट चोरी का आरोप है उसका कोई फायदा जो है महागठबंधन को या कांग्रेस को होता हुआ नहीं दिख रहा है, क्योंकि जो बड़ा कैंपेन था कांग्रेस और महागठबंधन का वो वोट चोरी को लेकर था, लेकिन उसका कोई वोटरों पर असर पड़ता हुआ नहीं दिख रहा है। तो वोट वाइब का जो नया सर्वे आया है उसके अगर 3 बिंदुओं में इसको मैं समझाने की कोशिश करूँ तो पहली बात यह है कि मामूली सी बढ़त है महागठबंधन के ऊपर जो है एनडीए को। महिलाओं में एनडीए को बड़ी बढ़त है, लेकिन पुरुषों में महागठबंधन को बढ़त है। पिछली बार भी लगभग ऐसा ही ट्रेंड था कि महिलाओं ने ज़्यादा वोट एनडीए को डाला था और महागठबंधन के पक्ष में पुरुषों ने वोट डाला था। दूसरी बात निकल कर ये आ रही है कि प्रशांत किशोर जो है, अगर उनका ग्राफ बढ़ नहीं रहा है लेकिन अगर उनको 9% वोट मिल रहा है पूरे प्रदेश में, तो एक आंकड़ा अमिताभ ने भी हमें बताया कि 78 सीटें ऐसी है जहां पर विक्ट्री मार्जिन पिछली बार 5,000 से कम 5% से कम था। तो वो ऐसी 78 सीटों में 37 सीटें एनडीए ने जीती थी और 41 सीटें अदर्स, मतलब जो मुख्य रूप से विपक्ष के खाते में गई थी। तो प्रशांत किशोर इतनी सीटों पर कम से कम अपनी सीटें नहीं आए, वो खेल बिगाड़ सकते हैं। तो इस चुनाव को लेकर अमिताभ आपसे बातचीत होती रहेगी। साप्ताहिक सभा के इस विशेषांक को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।